नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है, आज रात यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की आशंका। यूक्रेन के 6 शहरों में रेड अलर्ट जारी है। सूमी, खार्किव, कीव में बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये जारी किया अलर्ट और पिछले 24 घंटे से रूस के हमले जारी है। तो रूस ने यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दिसंबर में ही यूक्रेन का सरेंडर कराने की तैयारी है और इसीलिए रूस ने हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 13 शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। साउथ यूक्रेन से लेकर कीव तक इतने भयंकर हमले किए गए हैं कि नेटो की भी घबराहट बढ़ गई है। जबकि अभी सिर्फ रूस ने ट्रेलर दिखाया है, तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और इस बीच नेटो अलर्ट हो गया है। उसने रूस के पास वाले एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। यानी अब यूरोप में ऐसी आशंका प्रबल होती जा रही है जिसमें रूस और नेटो में सीधा टकराव हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तबाही का ऐसा जलजला आएगा जिसमें यूक्रेन नक्शे से मिट सकता है। जबकि युद्ध की आग में रूस समेत कई और नेटो के सदस्य देश तबाह हो सकते हैं। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, कीव में कोहरा मच गया। जब रूस से दंदनाती हुई मिसाइलें हमले के लिए पहुंची, और इसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई, रूस के हमले से साबित हो गया कि वो दिसंबर में ही कीव के सरेंडर की तैयारी कर चुका है। इसके लिए उसने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 2 तरह के ठिकाने टारगेट पर हैं। सबसे पहले यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के लिए हमले किए जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन के अधिकतर शहर अंधेरे में डूब जाएं। दूसरी तरफ उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो युद्ध में ऑपरेशनल है, जहां नेटो से मिले हथियार रखे हुए हैं। बीती रात यूक्रेन ने इन्हीं ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन को बैकफुट पर धकेल दिया। हमले इतने जबरदस्त थे कि कीव समेत कई शहरों में लगातार सायरन बजते रहे। ये ज़ेपोरिज़िया से आई तस्वीर है, जहां इस्कंदर मिसाइल एक मार्केट में गिरी और उसके बाद बारूदी बवंडर आ गया। देखिए कैसे जोरदार आवाज के साथ उस इलाके में तबाही मच गई। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी वो पूरी तरह जमींदोज हो गई। इसी तरह खमेलनित्स्की में रूस की क्रूज मिसाइल से कोहरा मच गया। कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर भी गिरी, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। ओडेसा में भी रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिससे पावर प्लांट पूरी तरह खाक हो गया। इसके अलावा मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, जहां तैनात डिफेंस सिस्टम भी हमले में नष्ट हो गए। दरअसल रूस ने यह हमला तगनरोग एयरफील्ड का बदला लेने के लिए किया है, जहां यूक्रेन ने अटैक एमएस से हमला किया था। तगनरोग एयरफील्ड पर यूक्रेन के हमले से भारी नुकसान हुआ। अब पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 13 शहरों पर विनाशक हमले किए, जिसमें कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया।
रूस ने कई घंटों तक बमबारी की, मिसाइलें भी दागी और ड्रोन स्ट्राइक भी कीव तक की गई। रूस ने 287 मिसाइलें दागी, 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 6 एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह खाक कर दिया। खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मचता रहा। रात भर यूक्रेन के कई शहरों में आग की लपटें उठती रही। इसके अलावा कई दूसरे ठिकानों पर भी हमले किए गए। कोल माइन पर मिसाइल अटैक, परमाणु पावर प्लांट पर हमला, थर्मल पावर प्लांट को भी उड़ा दिया। कई मिलिट्री पोस्ट खाक कर दी। लेकिन रूस के हमले से सबसे बड़ा खतरा परमाणु पावर प्लांट पर हमले से पैदा हो गया है। अब रेडिएशन फैलने का डर है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे यूरोप में रेडिएशन सुनामी आ जाएगी। जिससे हजारों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि परमाणु रिसाव को रोक पाना नामुमकिन होगा और ये किसी परमाणु विस्फोट से कम खतरनाक नहीं होगा। रूस ने कीव एयरबेस पर हमला करके तेगेनरोग एयरफील्ड पर 24 घंटे पहले यूक्रेन के हमले का बदला ले लिया। दावा किया जा रहा है कि कीव एयरबेस पर हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस दौरान कई जेट रनवे पर मौजूद थे, जिन्हें काफी नुकसान हुआ है। कई मिसाइलें हैंगर में खड़े जेट्स पर भी गिरी। रूस ने हमले के लिए स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए एयरबेस पर बने ऑयल डिपो को खाक कर दिया गया और इसके अलावा कीव एयरबेस पर मौजूद कमांड सेंटर रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया गया। इस दौरान वहां तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमला रोकने में नाकाम हो गए। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी पलटवार किया। ये रूस के ओरल में मौजूद ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो है। देखिए कैसे आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठ रही। इसके अलावा ब्रियांस्क और कुर्स्क में भी हमले हुए। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 37 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। यूक्रेन के हमलों के बीच रूस ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक रूस अब तब तक हमले करता रहेगा जब तक यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता। रूस में सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है कि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वो रूस में शामिल हो जाए या दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा। यानी रूस तैयारी कर चुका है और हो सकता है कि वो ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही यूक्रेन को खाक में मिला दे। इसी दिशा में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले इसी का संकेत है। रूस के हमलों से पोलैंड में दहशत फैल गई है। पोलैंड ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पोलैंड के फाइटर जेट सिक्योरिटी एयर ड्रिल कर रहे हैं। पोलैंड को खतरा है कि कहीं रूस उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि रूस के टारगेट पर पोलैंड में मौजूद नेटो बेस है। वैसे भी रूस नेटो के हथियार देने से गुस्से में है, इसलिए वो नेटो से बदला लेने के लिए पोलैंड में मौजूद मिलिट्री बेस पर कोहराम मचा सकता है। जबकि खतरे को देखते हुए नेटो ने फिनलैंड और स्वीडन में अपने बेस को वॉर रेडी कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक देशों में भी अलर्ट जारी कर दिया है।
जबकि ओडेसा से क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन को निर्देश दे दिया है। हालांकि एहतियातन रूस पहले ही अपने वॉरशिप को वहां से शिफ्ट कर चुका है, लेकिन रूस ने स्कंदर मिसाइलें तैनात करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्हीं मिसाइलों से ओडेसा पर बीती रात हमले किए गए। रूस के लगातार हमले को देखते हुए इसका अंदेशा बढ़ गया है कि नेटो फौज सीधे युद्ध में उतर सकती है और बाल्टिक से लेकर काला सागर तक का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन रूस इस दायरे को पूरे यूरोप तक ले जाएगा, क्योंकि एक बार नेटो युद्ध में शामिल हुआ तो रूस नेटो देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। वैसे भी पुतिन धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में नेटो का हथियार देना और सैन्य मदद करना यूरोप के समीकरण बिगाड़ने वाला कदम है। इसका खामियाजा नेटो को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन के 10 शहरों पर रूस के ड्रोन हमले हुए हैं। 24 घंटे में 132 ड्रोन से भारी विनाश हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि 58 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रूस यूक्रेन की जंग में ये वो समय है जब रूस का बारूद यूक्रेन के उन केंद्रों पर कब्जे के लिए बरस रहा है जहां की अर्थव्यवस्था ऑपरेट होती है। तो वही यूक्रेन उस सप्लाई लाइन को ठप करने के लिए हमले कर रहा है जहां से रूसी फोर्स यूक्रेन में फंस जाए। और यूक्रेन का ये प्रयास जंग को परिणाम तक पहुंचाने का इशारा दे रहा है। लेकिन यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अब फैसला हो चुका है। रूस पर प्रतिघात या यूक्रेन समाप्त। और इस फैसले का कारण है 20 जनवरी से बदलने वाले हालात, जिसमें मुख्य भूमिका वाले बाइडेन हट जाएंगे और ट्रंप आ जाएंगे। फिर उन्हीं के रुख पर रूस यूक्रेन का फैसला निर्भर होगा। इसलिए एक ऐसी रणनीति के तहत नेटो की मदद से क्रेमलिन के लिए व्यू रचा जा रहा है जिसे तोड़ना ना तो पुतिन के बस में होगा और ना ही ट्रंप के। कैसा है ये व्यू, क्यों रचा गया है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको पहला रणनीतिक कदम दिखाते हैं। यूक्रेन का अंतिम प्रयास, रूस पर वज्रपात। ये वीडियो आपको चौंका सकता है। यूक्रेन ने नेटो की मदद से हासिल हथियारों का इस्तेमाल रूस की जमीन पर किया है। और यह हमला इतना घातक है कि रूस के रिहायशी क्षेत्र की स्थिति ठीक वैसी ही हो गई जैसी 33 महीने पहले यूक्रेन की शहरों की थी। ये रूस का ओरियोल क्षेत्र है, जिसके मुख्य तेल डिपो को यूक्रेन से दागे गए ड्रोन्स ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि कीव की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने ड्रोन से हमला होने की पुष्टि की है और ये वीडियो भी उन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है, जिसमें दावा है कि यूक्रेन की तरफ से रात भर ड्रोन दागे गए।
जिसमें यूक्रेन से 4,300 किलोमीटर दूर नोवोसिबिर्स्क में एक सैन्य सामग्री निर्माण करने वाली फैक्ट्री नष्ट हो गई। हालांकि दावा यह भी है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 37 ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन रूसी क्षेत्र के अंदर हुए हमले सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का मुख्य टारगेट बेलगोरोद पर कब्जा कर लेना है। इसलिए रणनीतिक बढ़त के लिए यूक्रेन ने बेलगोरोद के करीब 50 क्षेत्रों को टारगेट बनाया, जिसमें 8 जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। दावे के तहत बेलगोरोद के एक ही जिले पर 50 से ज्यादा गोले दागे गए। इसी एक जिले पर 8 से ज्यादा हमलावर ड्रोन्स गिराए गए हैं। इसके अलावा दूसरा दावा यह है कि बेलगोरोद में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने 52 प्रोजेक्टाइल मिसाइल दागी हैं। 41 से ज्यादा घातक हमलावर ड्रोन्स गिराए हैं और इन हमलों में रूस को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। इस दावे की पुष्टि बेलगोरोद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने भी की है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के हमलों के जवाब में 20 हमलों को विफल किया है, जिनमें यूक्रेन के 37 ड्रोन भी मार गिराए हैं, जबकि यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूसी फोर्स को टारगेट करते हुए भीषण हमले किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने अचानक इतनी आक्रामकता क्यों दिखाई? ऐसा क्या हुआ जो यूक्रेन जंग को निर्णायक मोड़ देने पर उतावला हो गया? इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। पहला त्वरित और दूसरा भविष्य की रणनीतिक स्थिति से संबंधित दीर्घकालिक। दूसरे उत्तर को हम आगे विस्तार देंगे, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर रूस के खिलाफ हमले को अंजाम देने के लिए यूक्रेन को मिलने वाली खेप। इस उत्तर को बेलगोरोद की जमीन पर समझिए। यूक्रेन रूस के जिस हिस्से को टारगेट करके बारूद से दहला रहा है वो क्षेत्र है बेलगोरोद, जहां 24 घंटे तक बारूद बरसाया गया है। और इस हमले में बेलगोरोद का, मालिनोवका, ओक्ट्रेवस्की शहर, रमुज नॉय शहर, सेवोनिक क्षेत्र, बेलोमेस्नोट शहर, ब्लिजनी शहर, येरिक नगर, जुरावलोवका कस्बा, क्रास्नोयाया निवा शहर जो है वो पूरी तरह से खत्म हुए। इसके अलावा क्रास्नी खुटोर गांव, नोमोवका शहर, नोवाया लेडियोवका नगर, पेट्रोवका, पुष्कनोव शहर, रेपनोव नगर, स्ट्रेलेट्स्कोय गांव और उस्तिंका कस्बे के रिहायशी क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। और ये यूक्रेन ने इसलिए किया है क्योंकि उसे हथियारों की खेप के रूप में इसी महीने हाइमार्स घातक ड्रोन यानी UAV, रूसी ड्रोन्स को गिराने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, रूस फोर्स पर हमले के लिए आर्टिलरी, इनमें इस्तेमाल होने वाले टैंक, आर्टिलरी के गोले, रॉकेट्स, आगे बढ़ने के लिए बख्तबंद गाड़ियां, सेना की पोस्ट मजबूत करने के लिए लाइट इन्फेंट्री व्हीकल और सैनिकों को के लिए लाइट वेपन मिलने वाले हैं। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले रिचार्ज ने कीव की आक्रामकता बढ़ा दी और ये आक्रामकता का पहला चरण है, क्योंकि दिसंबर के आखिर में रूस के अंदरूनी हिस्सों पर हमले का फाइनल राउंड पूरा होगा। यानी रूस के घातक हमलों का जवाब यूक्रेन ने देना शुरू कर दिया है, लेकिन रक्षा के लिए नहीं बल्कि जंग के विस्तार के लिए, जिसमें नेटो की बड़ी भूमिका होगी और इसके संकेत आने वाले दिनों की तय गतिविधियां दे रही हैं। ज़ेलेंस्की 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में EU और नेटो के नेताओं से मिलेंगे। इस मुलाकात में रूस के खिलाफ जंग की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा नेटो के सदस्य ब्रसेल्स में ही यूक्रेन की सदस्यता पर फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी यही है कि नेटो की मदद से प्राप्त हथियारों के जरिए रूस पर जारी हमलों के बीच ब्रसेल्स में EU और नेटो का समर्थन हासिल करने की इतनी जल्दबाजी क्या है? इसका भी रणनीतिक स्थिति पर आधारित दीर्घकालिक उत्तर है, और उत्तर है ट्रंप की ताजपोशी, जो यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति के लिए रूस के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है। दरअसल युद्ध विराम के प्रस्ताव में रूस की शर्तें कब्जे वाले भूखंड पर यथास्थिति की हैं, यानी यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूसी फौज जमी है वो वैसी ही जमे रहेगी और क्षेत्र निर्धारण का मुद्दा चर्चा की कूटनीति से सुलझाया जाएगा। इसलिए यूक्रेन भी रूस के अंदर तक अपनी स्थिति दर्ज करना चाहता है।
यूक्रेनी फोर्स रूस के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा करना चाहती है ताकि यथास्थिति वाली शर्तों पर रूस के साथ सौदा किया जा सके। यूक्रेन को सौदे की स्थिति तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं यूएस के मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडेन, जो चाहते हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए ट्रंप शासन शुरू होने से पहले बाइडेन ने यूक्रेन के लिए हथियार भंडार के दरवाजे खोल दिए। यूक्रेन की मदद के लिए टीम बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है और इसी घोषणा के तहत पैकेज में यूक्रेन को हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन को अमेरिका रूस के अंदर तक हमले की अनुमति दे रहा है। इसके अलावा दूसरे लॉन्ग रेंज हथियार भी इसी महीने के अंत तक यूक्रेन को मिल जाएंगे। वहीं कीव ने नेटो से डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जो इसी महीने पूरी हो सकती है। जिसके तहत नैसम्स, हॉक या IRIS-T डिफेंस सिस्टम मिलने की संभावना है। लेकिन डिफेंस सिस्टम मांगने के पीछे भी एक कारण है। वो कारण है यूक्रेन का बनाया नया हाइब्रिड हथियार। यही वो हथियार है जो आधा ड्रोन और आधी मिसाइल है और इसे यूक्रेन के रक्षा इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किया है। दावे के तहत इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है और इसी दूरी को यह हथियार 1 घंटे में तय करता है। यानी यूक्रेन को पता है कि जैसे ही रूस पर घातक हमले होंगे वैसे ही जवाबी कार्रवाई होगी, जिससे बचाव की तैयारी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस के क्रिम्स्क में एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ है। सुखोई 30 फाइटर जेट को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में हाईटेक सुखोई 30 में आग लग गई है। रूस की आर्सेनिक मिसाइल के जवाब में अमेरिका ने अपने पहले हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया। अमेरिका की इस सबसे नई मिसाइल के परीक्षण ने रूस और अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक जंग शुरू कर दी है। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पुतिन अगले 7 दिनों में यूक्रेन के किसी शहर पर या जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर आर्सेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूसी खेमे और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले पुतिन ने ऑरश्निक का ट्रेलर दिखाया था। अब अमेरिका ने रूस की ऑरश्निक का जवाब अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से दिया है। अमेरिकी सेना ने फ्लोरिडा के केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का प्रक्षेपण किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस नए हथियार को नाम दिया है डार्क ईगल। अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल के इस प्रक्षेपण वीडियो को ध्यान से देखिए। लॉन्च के सिर्फ 5 सेकंड बाद मिसाइल ने आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर ली और 12 सेकंड के अंदर अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार धरती के वायुमंडल के बाहर निकल गया। रूस युद्ध में जिरकॉन और ऑरश्निक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक पिछले कई साल से रूस को जवाब देने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियार बनाने की कोशिश में फेल हो रहे थे। अब डार्क ईगल के परीक्षण के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाइपरसोनिक हथियार के सफल परीक्षण का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और
नॉर्थरॉम गुम्मन जैसी डिफेंस कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल 3,800 मील प्रति घंटे यानी करीब 6,115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। अमेरिका की डार्क ईगल लॉन्च होने के कुछ सेकंड के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकल जाती है। ऐसे में कोई हवाई या मिसाइल डिफेंस प्रणाली उसे ढूंढ नहीं सकती। हालांकि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में दावा किया गया है कि एक बार वायुमंडल से बाहर निकल जाने के बाद अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 17 की स्पीड से हमला कर सकती है। मैक 17 का मतलब हुआ 13,044 मील यानी 20,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अमेरिका की नई डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल 1,725 मील यानी 2,775 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल रूस के ओरेश्निक की तरह परमाणु हमला करने में सक्षम है या नहीं। लेकिन सच यही है कि अमेरिका ने डार्क ईगल का परीक्षण उस वक्त किया है जब यूरोप और नेटो देशों पर इसी महीने ओरेश्निक के बड़े हमले की आशंका है। 21 नवंबर को रूस ने पहली बार यूक्रेन के नीप्रो शहर पर ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया था और अब अमेरिकी रिपोर्ट है कि रूस एक बार फिर ओरेश्निक से अटैक करने वाला है। पुतिन अमेरिका और नेटो देशों के मन में ओरेश्निक के नाम की दहशत पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ पुतिन ने ओरेश्निक का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है, दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्ट है कि इसी महीने रूस ओरेश्निक के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण कर सकता है। 21 नवंबर को दुनिया ने ओरेश्निक नाम के रूसी हाइपरसोनिक हथियार का नाम तब सुना था जब रूस ने उसे सीधे यूक्रेन के नीप्रो शहर पर दाग दिया। इसलिए यूरोप और नेटो देशों को डर है कि हो न हो पुतिन ओरेश्निक के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भी सीधे दुश्मन देशों की तरफ दाग कर ही करेंगे। अमेरिका ने कई साल की कोशिश के बाद आखिरकार विनाशक हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं, लेकिन अब भी हाइपरसोनिक शक्ति के मामले में अमेरिका रूस से काफी पीछे है। ओरेश्निक और डार्क ईगल के बीच ही तुलना करें तो शक्ति अंतर साफ साफ दिखाई देता है। अमेरिकी दावे के मुताबिक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार करीब 5 मैक यानी 6,115 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रूस की ओरेश्निक मिसाइलों ने नीप्रो में 11 मैक यानी करीब 13,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला किया था। रेंज के मामले में भी अमेरिका का नया हाइपरसोनिक हथियार रूस से कमतर है। अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल 1,725 मील यानी 2,775 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि रूस के ओरेश्निक मिसाइल की मारक क्षमता 3,100 मील यानी करीब 5,000 किलोमीटर तक है। और अब तो रूस की ओरेश्निक मिसाइल का नया वर्जन तैयार है। अब देखिए अमेरिका को अगले कुछ दिनों में ओरेश्निक मिसाइल के नए वर्जन से क्या हमला होने का डर है और इस आशंका के बीच नेटो देशों ने कैसे रूस की घेराबंदी कर ली है। रूस और अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की जंग शुरू हो गई है। पुतिन कह चुके हैं कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल बिना परमाणु हमला किए परमाणु हमले जैसा विनाश कर सकती है। और अमेरिका को भय है कि पुतिन इसी दिसंबर महीने में ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसा विनाश करने वाले हैं। अमेरिकी रिपोर्ट है कि अगले हफ्ते के अंत में यानी अगले शनिवार या रविवार को रूस ओरेश्निक मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण कर सकता है।
अमेरिका को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन की धरती पर विस्फोट कर ओरेश्निक मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण करवा सकते हैं। अगर दिसंबर में ओरेश्निक से हमला हुआ तो रूसी गुट और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू हो जाएगा। जर्मनी के एक्स टीवी पर दिखाई गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन एक बड़े नेटो देश पर एक खास तरह के हथियार से हमला करने का आदेश दे चुके हैं। और इस बार रूस की ओरेश्निक मिसाइल से बर्लिन पर हमला हो सकता है। यूक्रेन के बाद जर्मनी पर ओरेश्निक मिसाइल से हमले की आशंका के बीच नेटो ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। नेटो ने रोमानिया में नया बेस खोल दिया है। उधर रूस के साथ ही ईरान ने नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। एक खबर यह भी है कि यूरोप में यूएस बेस के आसपास बीते दिनों कई रहस्यमयी ड्रोन दिखाई दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बड़े हमले से पहले रूसी गुट यूरोप में अमेरिकी बेसों की निगरानी कर रहे हैं, और क्या वाकई इस जासूसी के बाद पुतिन यूरोप पर ओरेश्निक दागने का आदेश देने वाले हैं? अगर ऐसा हो गया तो रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। जिसका अंजाम महाभयानक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तरी गाजा में आईडीएफ सैनिकों पर हमास का हमला, बड़ी खबर आ रही है। अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने रॉकेट दागे। हमले में आईडीएफ मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह से नष्ट हुआ है। जबालिया कैंप के पास से यह हमला किया गया। सीरिया में गृह युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा किसी मुल्क को हुआ है तो वो है इजराइल। आईडीएफ की सेना इजराइल सीरिया के बीच बफर जोन पर कब्जा कर चुकी है। अब बेंजामिन ने साफ कर दिया है कि वो इस इलाके को जल्द खाली करने वाले नहीं हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के इस कदम को उनके ईरान ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है, जो सीरिया और इराक से होकर जाता है। दावा है कि सीरिया जैसे ही हालात बहुत जल्द इराक में भी बनने वाले हैं, और ये सब कुछ बेंजामिन और जो बाइडेन के गुप्त आदेश पर होगा, और इसके बाद उनका अगला टारगेट ईरान होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 हफ्ते पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि 3 मोर्चे पर लड़ रहा इजराइल सिर्फ गाजा, लेबनान ही नहीं, सीरिया तक में खामनेई के प्रॉक्सी प्लान को ध्वस्त कर देगा। बेंजामिन ने न सिर्फ खामनेई के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि सीरिया में गृह युद्ध का फायदा उठाते हुए इजराइल की सुरक्षा और ईरान की तबाही का भी इंतजाम कर लिया है। अल्लाहू अकबर! आखिर बेंजामिन का प्लान क्या है? कैसे ये प्लान अरब में सबसे बड़े युद्ध की नींव रख सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीरिया में इजरायली एक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट जान लीजिए। बीते 24 घंटे में इजरायल ने सीरिया में 20 जगह एयर स्ट्राइक की। ये हमले लताकिया, तारतुस और दमिश्क के आसपास किए गए। हमलों में सीरियाई सेना का हेडक्वार्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल फैक्ट्री, हथियार गोदाम और सेना का रिसर्च सेंटर तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 5 एयरफोर्स स्क्वाड्रन और जमीन से हवा में मार करने वाली 90% मिसाइलें तबाह कर दी गई। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद से ही इजराइल सीरिया पर बम बरसा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि महज 1 हफ्ते में सीरिया पर 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई हैं। ये दमिश्क का वीडियो है, जहां जगह जगह इजरायली मिसाइलों के टुकड़े बिखरे हैं। एक तरफ इजरायल ने सीरियाई सेना के हथियार और बेस को लगभग खत्म कर दिया है, वहीं रूसी सेना ने सीरिया को खाली करना शुरू कर दिया है।
रूस सीरिया में मौजूद अपना एयरबेस और नेवल बेस खाली कर रहा है, जिसकी गवाही ये सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। ये खमीमिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में रूस के 2 एंटोनोव AN-124 कार्गो प्लेन नजर आ रहे हैं, जिनकी नोजल खुली हुई है। इन तस्वीरों में रूसी जवान सामान लोड करते नजर आ रहे हैं। रूसी सेना सीरिया छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। इस बात की पुष्टि सीरिया से आ रही कई तस्वीरें भी कर रही हैं। रूसी सेना सीरिया के अलग अलग बेस से खामीमिम एयरबेस और टार्टुस नेवल बेस लौट रही है। सीरिया के अलग अलग हिस्सों से लौटते रूसी काफिले के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं दावों के मुताबिक रूस के कार्गो प्लेन की आवाजाही भी खामीमिम एयरबेस पर काफी बढ़ गई है। रूस जहां सीरिया खाली कर रहा है, वहीं इजरायली सेना ने सीरिया में लंबे वक्त तक डेरा डालने का फैसला कर लिया है और यही बेंजामिन के प्लान का पहला कदम है, जिस पर चलकर वो इजरायल की सुरक्षा और ईरान की तबाही का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल 6 दिन पहले IDF जवानों ने माउंट हर्मन तक इजरायली झंडा गाड़ दिया था। अब यहां इजरायल लंबे वक्त तक कब्जे की तैयारी में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक सीरिया में जिम्मेदार सरकार नहीं बनती, वो इस इलाके को खाली नहीं करेंगे। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि यहां सैनिकों के लंबे वक्त तक ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है। दरअसल इजरायल के लिए माउंट हर्मन रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। माउंट हर्मन सीरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 9,232 फीट है। ये लेबनान और सीरिया के बीच मौजूद है। यहां से दमिश्क महज 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इजरायल को दमिश्क और लेबनान के इलाकों पर नजर रखना आसान होगा। माउंट हर्मन से इजरायल सीरिया के बड़े इलाके पर काबू रख सकता है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो यहां से सीरिया के दूसरे इलाकों पर कब्जे का अभियान भी शुरू कर सकता है, जिसके बाद बेंजामिन के प्लान का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसका उद्देश्य ईरान की तबाही है। दरअसल हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल इराक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इराक में 11,000 लड़ाकों की फौज भेजने की तैयारी है। इजरायल की कोशिश ईरान को सीधे जंग में लाने की है, ताकि वो अमेरिका के साथ मिलकर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सके। बेंजामिन का ये प्लान कामयाब होता नजर भी आ रहा है। दरअसल ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर इराक में लड़ाकों ने प्रवेश किया तो उसकी सेना इराक में सीधे उतर जाएगी। माना जा रहा है कि बेंजामिन ने यह प्लान असद के सीरिया छोड़ने से पहले ही तैयार कर लिया था। इसीलिए इजरायल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर उसके डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को तबाह कर रहा है। दरअसल सीरियाई डिफेंस सिस्टम ईरान के लिए प्रारंभिक चेतावनी की तरह काम करता था। जैसे ही इजरायल फाइटर जेट सीरियाई एयर स्पेस में दाखिल होते, ईरान को खबर मिल जाती थी। सीरिया का डिफेंस नेटवर्क खत्म होने के बाद ईरान पर हमला आसान हो जाएगा। साफ है, बेंजामिन सीरिया विद्रोह के बहाने इजरायल के विस्तार और अपने विरोधियों को खत्म करने का एजेंडा शुरू कर चुके हैं। लेकिन दुनिया को डर है कि नेतन्याहू का एजेंडा अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। रूस और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन के लिए मुश्किल ये है कि रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स के सामने सरेंडर का विकल्प भी नहीं छोड़ा है।
ये कुर्स्क की लड़ाई है जो 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से बदल गई है। कुर्स्क की जंग बहुत ही विध्वंसक हो गई है। कुर्स्क पे जो यूक्रेन की सेना जंग लड़ रही है वो उत्तर कोरिया के सैनिकों के ट्रैप में फंस गई है। कुर्स्क की धरती यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान बनने जा रही है। रूस के लिए किम की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा और विध्वंसक संग्राम छेड़ दिया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया है, लिहाजा यूक्रेनी फोर्स के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जमीन से उत्तर कोरिया के सैनिक धावा बोल रहे हैं तो आसमान से रूसी एयरफोर्स मिसाइल वर्षा कर रही है। उत्तर कोरिया और रूस की सेना जिस तरह से संयुक्त हमले कर रही है उससे लग रहा है कि यूक्रेनी फोर्स का बचना असंभव है। उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक कुर्स्क में रूस के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कुर्स्क में किम सेना ने यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। कुर्स्क में घिर चुकी यूक्रेनी फोर्स पर अब इस तरह से धावा बोला जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक एक खाई में छिपे थे, रूसी सैनिक खाई में घुस गए, यूक्रेन के सभी जवानों का खात्मा कर दिया। कुर्स्क में रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों पर इस तरह से रॉकेट की बरसात कर रही है। आसमान से रूसी सेना का ड्रोन गिरा, धमाका हुआ और यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस ने ड्रोन बरसाकर कुर्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों को भस्म कर दिया। रूस की आर्टिलरी यूनिट भी जबरदस्त तबाही मचा रही है। कुर्स्क में रूसी सेना बक एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें फायर कर यूक्रेन के हवाई हमलों को रोक रही है। कुर्स्क में यूक्रेन की जो टुकड़ी बची है उसे उत्तर कोरिया के सैनिकों ने घेर लिया है। यूक्रेनी फोर्स को घेरने के साथ ही उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी। इस तरह ज़ेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ घिर गए हैं बल्कि निहत्थे भी हो गए हैं। कुर्स्क में सूरत हाल ये है कि यूक्रेनी फोर्स के पास अब सरेंडर करने का विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। ये संहार तब शुरू हुआ जब पुतिन ने अपनी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिकों को भी आदेश दे दिया कि कुर्स्क को दिसंबर के अंत तक यूक्रेनी फोर्स से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। इसी के बाद कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरियाई सेना का संयुक्त ऑपरेशन शुरू हो गया। सच ये है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना खात्मे के बहुत करीब है, उसका बचना असंभव सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस
रूस यूक्रेन की जंग में मोल्दोवा पर नया संकट खड़ा हो गया है। ये संकट है गैस सप्लाई का। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोल्दोवा में आपातकाल लग गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक्टिव मोल्दोवा प्लान, जिंदगी नहीं होगी आसान। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम हिस्से का वो क्षेत्र जिसकी अपनी ऑटोनॉमस सरकार है, वो क्षेत्र जिसके ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस की फोर्स काबिज है, वो क्षेत्र जिसकी वजह से रोमानिया को रूस का खतरा सताता है, वो क्षेत्र जहां रूस का हथियार गोदाम होने से यूरोप का खतरा बढ़ जाता है। यूरोप का वही देश अब यूक्रेन की रणनीति का मुख्य हिस्सा बन चुका है। ये देश है मोल्दोवा। और यूक्रेन की रणनीति यह है कि ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही मोल्दोवा के एक हिस्से को भी रूस के कब्जे से आजाद करा लिया जाए, जिसके लिए बेहद चौंकाने वाले कदम उठाए गए हैं। ये कदम है मोल्दोवा के लिए सर्दी के दिनों में संकट खड़ा करने का, ताकि ट्रांसनिस्ट्रिया में संकट खड़ा हो और रूस घुटने टेक दे। लेकिन कैसे? प्रश्न का उत्तर है गैस की सप्लाई ठप करके। और इस दिशा में कदम भी उठाए जा चुके हैं। लेकिन क्या है मोल्दोवा को लेकर रणनीतिक समीकरण, इसे विस्तार से देखिए। मोल्दोवा वो विचारधारा वाला देश है जिसमें एक पक्ष रूस के साथ है और दूसरा यूरोप के साथ। लेकिन रूसी वो देश है जो मोल्दोवा में गैस की सप्लाई यूक्रेन के रास्ते करता है। इसलिए कीव ने गैस सप्लाई के समझौते को 2024 में खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि रूस 16 दिसंबर से ही मोल्दोवा की गैस सप्लाई में कटौती कर रहा है। इसलिए मोल्दोवा की संसद में 60 दिन के आपातकाल को लागू करने के लिए मतदान किया गया है। और इस मतदान के बाद दावा हुआ कि 31 दिसंबर के बाद गज़प्रोम से गैस का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी मोल्दोवा पूरी तरह संकट में आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मोल्दोवा दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है। और विकल्प यह है कि रूस की गैस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन से हासिल करे, जिसमें तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया के जरिए गैस मोल्दोवा तक पहुंच सकती है। लेकिन गज़प्रोम ने इस विकल्प को फिलहाल अस्वीकार कर दिया है, जिससे मोल्दोवा पर संकट मंडराने लगा है। और ये इसलिए क्योंकि लक्ष्य ट्रांसनिस्ट्रिया को रूस के कब्जे से मुक्त कराना है। और ये चाहता है मोल्दोवा का ही एक धड़ा, जिसकी अगुवाई कर रही हैं मोल्दोवा की प्रेसिडेंट माया सैंडू, जो यूरोपियन संघ में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। और यूक्रेन इसमें गज़प्रोम से समझौते को खत्म करके मदद करना चाहता है। इसलिए माना जा रहा है कि अब ट्रांसनिस्ट्रिया का वॉर फ्रंट मोल्दोवा के खिलाफ खुलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब हूती ने यमन के बच्चों और आम नागरिकों के हाथों में राइफल पकड़ाकर उन्हें इजराइल और अमेरिका से लड़ने को कहा है। यमन की राजधानी सना में एक साथ हजारों लोग राइफल लेकर अल जिहाद का ऐलान कर चुके हैं। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ जिहाद यानी धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। हाथों में हथियार लहराते हुए हजारों लोगों की भीड़ अल जिहाद और इजराइल के खिलाफ जिहाद अल अस्कर के नारे लगाने लगी। शुक्रवार की नमाज के बाद हजारों हथियारबंद लोगों की यह भीड़ यमन की राजधानी सना के मुख्य चौराहे पर जमा हो गई। भीड़ में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी राइफल और बंदूकें दे दी गई। इजराइल के खिलाफ जंग में यमन के आम नागरिकों को शामिल करने के लिए अल जिहाद का ये कॉल हूती ने दिया था। हूती की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य हवाई फायर करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले कर चुके हैं, लेकिन अब तक हूती के ज्यादातर हमले नाकाम रहे। इजराइल के सीक्रेट ऑपरेशन में हूती के कई बड़े नेता मारे गए, इसीलिए अब हूती ने अल जिहाद के नाम पर यमन के आम मुस्लिम नागरिकों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
साउथ कोरिया में वो हो गया जिसकी कल्पना वहां के राष्ट्रपति ने नहीं की थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सुन युक योल पर महाभियोग लग गया। उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। सवाल यही है कि युन पर महाभियोग क्यों लगा। कुछ घंटे के लिए मार्शल लॉ लगाने की कीमत साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल को चुकानी पड़ी। अब 6 महीने में संवैधानिक न्यायालय फैसला करेगा कि वो पद पर बने रहेंगे या नहीं। तब तक के लिए कमान कार्यवाहक प्रेसिडेंट हान डक सू को सौंपी गई है, जिन्हें यून ने ही प्रधानमंत्री बनाया है। हान ने कहा है, मैं सरकार को स्थिर करने के लिए अपनी पूरी ताकत और प्रयास लगाऊंगा। जबकि महाभियोग के फैसले पर यून सुक योल ने कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे। मैं अभी रुक नहीं रहा हूं। पिछले 2.5 साल में लोगों के साथ मिलकर भविष्य की ओर जो यात्रा मैंने की है वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यून लगातार कंजर्वेटिव पार्टी के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन पर महाअभियोग लगाया गया है। इससे पहले साल 2017 में पार्क ग्यून हो पर भी महाअभियोग लगाकर हटाया गया था। इस बार यून मार्शल लॉ लगाकर एक बड़े संकट में फंस गए। हालांकि कुछ घंटों में ही उन्होंने मार्शल लॉ वापस ले लिया था, लेकिन पूरे साउथ कोरिया में उनके खिलाफ माहौल बनता गया, जिसे विरोधी पार्टी ने महाअभियोग का आधार बनाकर वोटिंग करा दी।